Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स विद रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन का कोर्स। एंड इसमें हम आज अपना डे 3 कवर करेंगे। इससे पहले आपका डे 1 और डे 2 क्लासेस आ चुकी हैं, वो जाके आप देख लेना, ठीक है। तो हम आज करने वाले हैं डे 3 एंड इसके अलावा आपके जो और भी वो कैब का कोर्स है ना, वो ऑलरेडी चल रहा है, उसे जाके आप देख लेना, ठीक है। जो उसमें आपकी वोकैब स्पेशल होंगी, जो रिपीट होने वाली वोकैब है ना, जो आपकी टॉप रिपीटेड वोकैब्स हैं वो आपकी कराई जा रही हैं, वो जाके आप देख लेना। वन वर्ड है उसमें, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, देन आपके फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका कोर्स है टारगेटेड है CGL, CSL, CPO एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए है, ठीक है। जो भी आपके SSC के जितने भी एग्जामिनेशन है ना, स्टेनोग्राफर एंड ये सारी चीज़ें, जेई का एग्जामिनेशन हो गया जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। तो इन सारे एग्जामिनेशन के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आपको पढ़ाने का तरीका तो पता ही है, हम हर एक क्वेश्चन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, उनके रूल्स वगैरह सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर रहे होते हैं। रूल्स क्या है, रूल्स पे हमारा इतना फोकस नहीं होता, हम उसके पीछे का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब हम फटाफट से अपने आज की क्लास पे आते हैं। ये कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जो जाके आप देख सकते हो। स्टैटिक जी का प्रीमियम कोर्स हो गया, इसके अलावा आपके CGL के सारे 3 सेट हो गए, ये आप जरूर कर लेना, ठीक है। दो बार कर लेना, नहीं तो आप कम से कम, अगर CGL का आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा NTPC हो गया, हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ हो गई CGL Tier 2 के लिए, और आपका ये बूस्टर सीरीज़ हो गई। इसके जगह पे हम अभी क्या लेके आ गए हैं, आपकी बूस्टर सीरीज़ अपने आप जो है ख़त्म कर दी है। इसके जगह पे हम क्रैश कोर्स लेके आ गए हैं CHSL के लिए, ठीक है। तो ये आप जाके देख सकते हो। और बाकी आपका फुल डाउट डिस्कशन होता है 24/7, ये सारी चीज़ें। डे 1 आपका हो चुका है, फटाफट हम 2 पे आते हैं। अपने 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, है ना। तो चलो आज के कुछ अच्छे क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, मुलाकात करते हैं और देखते हैं भाई कहाँ क्या अपने पास आ रही हैं चीज़ें। अब फटाफट से 38 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसकी मैं जो आपको पूरी PDF होगी ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। वो जाके आप देख लेना, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो भाई, ये आ गया अपना डे 3 में देखते हैं आज अपने पास क्या है। पहला क्वेश्चन अपने पास बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपके सामने। चलो भाई, अब देखो, ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। तो इसे ज़रा पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ज़रा समझाना शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें पता चलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर लूँ, ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक यहाँ पर मैंने देखा, ये क्या है अपना, यहाँ पर ये मेरी प्रपोजिशन है, ठीक है। ये प्रपोजिशन है, ये हो गई आपकी प्रपोजिशन। अब इस प्रपोजिशन के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, द सिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का हिसाब किताब तो ठीक आ गया। फिर यहाँ पे आपका क्या है, कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। कौन सा कंजंक्शन है, ड्यू वाला कंजंक्शन है, ठीक है। इसके बाद अब अगर अगर आप यहाँ पर अब ध्यान से देखोगे तो देखो इसका हम कैसे खोलते हैं। अब मैंने देखा ये तो हो गया टू, यानी कि ये भी अपना क्या है, एक प्रपोजिशन है, ठीक है। प्रपोजिशन हो गई। अब इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अब ये जो बीइंग है ना, बीइंग क्या है अपना यहाँ पर, ये बीइंग एक जीरंड है, ठीक है। ये आपका जीरंड है। और आपको पता है क्या जीरंड क्या होता है आपका, जीरंड होती है एक सेमी वर्ब, ठीक है। सेमी वर्ब यानी कि इसमें वर्ब का फंक्शन भी होता है और इसमें नाउन का फंक्शन भी होता है, दो तरीके से काम कर रही होती है। यानी जीरंड है तो नाउन की तरह काम कर लिया। अब मुझे ज़रा आप एक बात बताइए कि ये जो मी लगा हुआ है ये क्या है, अपना प्रोनाउन है। तो क्या नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते हैं। आपका नाउन या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। तो ये मी नहीं होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये पजेसिव वाला केस आ जाएगा। सो दैट आप नाउन के साथ में क्या करते हो, पजेसिव वाला केस तो यूज़ कर ही सकते हो ना। बात को समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मी की प्लेस पर माई कर दूंगा, ठीक है। अब सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि ठीक है ये जीरंड है, ये इसके लिए आपका पजेसिव केस आ गया, माई आ गया। बट अब सर ये क्या है, न्यू। अब मैं न्यू को क्या समझूं। तो बच्चों ये जो न्यू है ना, ये न्यू क्या है, ये आपका किसके बारे में बता रहा है, बीइंग के बारे में। बीइंग न्यू यानी बीइंग क्या, तो बीइंग न्यू। तो ये न्यू पता है क्या हो गया, मैंने आपसे बोला जीरंड क्या होता है, सेमी वर्ब होता है, यानी कि इसमें वर्ब का फंक्शन भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब अगर ये वर्ब है तो इसका ये क्या हो गया, इसका किसका वर्ड का आंसर दे रहा है ना। मैंने पूछा अरे भाई न्यू क्या, न्यू। तो वो बोला बीइंग न्यू, यानी बीइंग के बारे में मैंने पूछा बीइंग क्या, तो बोला बीइंग न्यू, यानी मुझे क्या, व्हाट का आंसर मिल गया। व्हाट का आंसर मिल गया यानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब ऑब्जेक्ट तो हो गया, किसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड। तो ये आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना, याद रखना कि आपको जीरंड के साथ ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है। क्यों, क्योंकि जीरंड क्या होता है, आपकी एक सेमी वर्ब होती है। सेमी वर्ब का मतलब उसके अंदर वर्ब का फंक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है।
तो ये वर्ब का फंक्शन भी इसने दिखा दिया और उसके वर्ब क्या होती है, अपनी ऑब्जेक्ट ले रही होती है, तो इसने यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी ले लिया है। तो इस चीज़ को देखकर घबराना मत बिल्कुल भी। बच्चे क्या करते हैं ना, सेंटेंस को ब्रेक नहीं करते हैं, मतलब आप ब्रेक करना नहीं चाहते हो, सोचते हो ग्रामर आपकी बिल्कुल ऐसे घुस जाए। तो लैंग्वेज है बेटा, लैंग्वेज को आपको ब्रेक करना सीखना आना चाहिए, ठीक है। फिर आप पड़ जाते हो रूल्स के चक्कर में, और रूल्स कुछ नहीं होते हैं। रूल्स आप रट के बैठोगे तो कुछ नहीं होना करना, भूल भी जाओगे रूल्स, और रूल से कुछ होता थोड़ी है। रूल्स है ही नहीं कुछ आपका, बस कुछ एक 20 से लेके 50 सेट्स का एक रूल है जो आपके बेस, वो भी आपकी क्यों कन्वेंशन में चल रहे हैं, जिन्हें हम एक्सेप्शन बोल देते हैं, क्योंकि आपके पहले के टाइम पे हमारे यहाँ क्या चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, ठीक है। तो उस ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से उस टाइम पे जो चीज़ें रेलेवेंट थी, जैसे उस टाइम पे क्या था, अगर मुझे प्रेफर करना है तो मैं फर्स्ट वाला जो है ही को लेके चलूँगा, मैं शी को नहीं करूँगा प्रेफर, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता सामने वाले का जेंडर क्या है तो मैं उसे ही जो है ही बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब क्यों करूँगा, ये आपका पहले के टाइम पे, क्योंकि वो लोग क्या है, मेल डोमिनेंट था, तो उसका बस यही है कि इसलिए आपका जो है ही को हम प्रेफर करते हैं। अब उसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको जेंडर पता तो आप उसे ही क्यों बोलते हो, ठीक है। तो मोस्टली क्या करते हैं, हम ही को ही जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें, क्योंकि वो पहले के हिसाब से रिलेवेंट थी। पहले वो लोगों ने ये रूल बना दिया कि हाँ भाई, पहले के बोलने के हिसाब से अगर मुझे नहीं पता है, पहले के हिसाब से जो ज़्यादातर काम करने वाले लोग होते थे वो ही होते थे। मतलब जो भी आपका यूज़ हो रहा है लैंग्वेज में, उसमें मेल जो है आपका डोमिनेट करता था, और शी तो घर पे रहती थी तो ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता था। तो ज़्यादा जितना भी काम है, जो भी डॉक्टर्स और आपके इंजीनियर्स हो गए हैं ना, ये सारे काम क्या करते थे, मेल पर्सन लोग करते थे। तो इसलिए हम क्या करते थे, अपना ही को जो है, अगर हमें ही और शी में अगर कोई चीज़ प्रेफर करनी है तो हम ही को प्रेफर कर लेते हैं, और वही चीज़ आपकी अभी तक चली आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे जो है ग्रामर सेट कर दी गई। तो अब हम क्या करते हैं, उनको रूल समझ के पढ़ लेते हैं। तो मतलब रूल्स का कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं, बस आपका बेसिक सा लॉजिक है जो और जिन्हें हम एक्सेप्शन बोल देते हैं ना, वो पहले के टाइम पे जो है वैलिड हुआ करते थे, पहले की लैंग्वेज में यूज़ होते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि एक्सेप्शन निकल के आ गया, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पे क्या एरर मिली है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में एरर मिली है, और इसमें हम मी हटा करके माई कर देंगे। क्यों कर देंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने पॉजेसिव केस बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। पॉजेसिव आपका ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो गया, एडजेक्टिव की तरह, और ये आपका बीइंग क्या है, जिरंड हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद में क्या है, टू द सिटी आई हैड, इसका मतलब तो फिर आपका क्लियर हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया। टू द सिटी में क्या है, ये आपका प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और फिर इसके बाद ये कॉमा क्यों है, क्योंकि आपका कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है, ड्यू है, ठीक है। तो सारे वर्ड क्लियर हो गए यहाँ तक। अब देखो ये ही आई क्या है, ये आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेड इसकी वर्ब है, ठीक है। इसके बाद में डिफ़िकल्टी है इसकी क्या, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, इन आ जाएगा, प्रपोजिशन, फाइंडिंग का जॉब आ जाएगा आपका। अच्छा, अब ये आ गया प्रपोजिशन, ठीक है, ये आ गया प्रपोजिशन। अब मुझे ज़रा पे कमेंट करके बताओ, ये फाइंडिंग का जॉब में आपकी क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। फाइंडिंग क्या है और अ जॉब क्या है, ठीक है। अब आप मुझे ये बात ज़रा बता दो। अब मैं ज़रा इसको हटाता हूँ, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। क्या है अपने पास, ही सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक इज़ डिस्कवर्ड। उसने बोला कि ये पहली बार है कि इस तरीके की जो ट्रिक है वो डिस्कवर की गई है। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ कि ये ही सेड दैट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा स्पीच है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच बन रहा है, क्लियर है। चलो भाई, अब अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच बन रहा है और यहाँ पर आपका क्या है, पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा है, तो पूरे में पास्ट टेंस का यूज़ होगा कि इट वाज द फर्स्ट टाइम। अब देखो यहाँ पर दैट सच आ ट्रिक, यानी कि अब यहाँ पर दैट सच अ ट्रिक इज़ नहीं आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि आपका पास्ट टेंस में चल रही है ना सारी चीज़ें, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा बस, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, बातें समझ में आ गई होंगी। ईजी सा था आपका, क्योंकि पूरे टेंस आपका किस में, पास्ट में चल रहा है। इनडायरेक्ट टेंस है आपका बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच का, तो ये आपका पास्ट में चल रहा है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वॉज का यूज़ कर लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर किसी को, कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी डाउट होता है छोटा मोटा भी, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है डाउट को, ठीक है। और जैसे ही आपके सामने कोई नया क्वेश्चन आता है ना, आप क्या किया करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है। उसके बाद आप खुद से ज़रा देखा करो कोई एरर इसमें आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। उसके बाद आप जाके वीडियो को आगे देखोगे तो आपको चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होके आ पाएंगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, ज़रा सा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये भी हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। आई सॉ हिज अनबिलीवेबली रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज, यानी कि मैंने उसकी अविश्वसनीय, अनबिलीवेबली क्या होता है, जिस पर विश्वास ना कर पाए, अविश्वसनीय, रियली क्वाइट मतलब कि बहुत अच्छी डिलाइटफुल कॉटेज हमने उसकी मैं जो है देख के आया हूँ, यानी मैंने देखी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये आपके क्या एडवर्ब का यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ, अनबिलीवेबली रियली क्वाइट डिलाइटफुल, इसे जो लिखने का आपका सही तरीका होना चाहिए वो पता है कैसा होना चाहिए, ये होगा आपका रियली अनबिलीवेबल, ठीक है। क्योंकि अनबिलीवेबली क्या होता है ना, ये आपका एज अ एडवर्ब भी यूज़ हो जाता है। और आप अगर यहाँ पर देखोगे 3 एडवर्ब एक साथ आ रही हैं, ठीक है। तो 3 एडवर्ब एक साथ आ रही हैं, हम यहाँ पे इसको एक्चुअली में लिखना कैसा चाहिए, रियली अन, ये आपका एल ही है, ठीक है।
अनबिलीवेबल, रियली अनबिलीवेबल एंड क्वाइट डिलाइटफुल। ठीक है, ये जो है आपका लिखने का इसका बिल्कुल सही तरीका होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एंड क्या करता है, चीज़ों को बैलेंस करता है। अगर आप बोलें तो एंड क्या है, एक तराजू है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये अनबिलीवेबल भी आपकी एक वो जो है कॉटेज को एक तरीके से क्वालिफाई कर रही है, और ये डिलाइटफुल भी कॉटेज को क्वालिफाई कर रही है। और फिर ये जो रियली है, ये रियली आपके अनबिलीवेबल पर इम्फेसिस दे रहा है, और ये जो क्वाइट है ये डिलाइटफुल पर इम्फेसिस दे रहा है आपका। यानी कि ये जो है एडवर्ब निकल के आ जाती हैं। तो एक एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव, एडवर्ब के साथ एडजेक्टिव, और ये आपका एंड क्या कर दिया, दोनों को बैलेंस कर दिया, दोनों साइड आपकी सेम सेम चीज़ें निकल के आ गई। तो आप मेरी बात के साथ जो है समझ पा रहे हैं क्या, रिलेट कर पा रहे हैं? इस चीज़ को नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए निकल के आती है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब मैं हटाता हूँ इसको, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच माई ग्रैंड मदर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। मतलब कि मैं क्या हुआ, शॉक्ड रह गया कि जब मैंने देखा कि मेरी जो दादी माँ है वो कितनी ज़्यादा एज्ड हो गई हैं, यानी कि बूढ़ी हो गई हैं, सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। तो ठीक है भाई, सिंस का यूज़ हो रहा है, आपका टाइम बताना है, स्पेसिफिक टाइम हो गया, द लास्ट टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम था इसलिए हमने दा का यूज़ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वी विजिटेड हर यानी कि वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो है आपका वी विजिटेड हर, यानी कि जब हमने उनसे लास्ट टाइम मिले हुए थे वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम था, तब से वो अब तक बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। तो ठीक है भाई, बढ़िया है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर निकल के नहीं आ रही है, आपका नो एरर जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। 42 क्या बोल रहे हैं हमसे। तो देखो 42 वाले में क्या है, माई हार्ट इज़ सो फुल फॉर वर्ड्स, यानी कि मेरा दिल जो है भरा पड़ा है वर्ड्स के साथ। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं क्या? तो देखो इसका जो मतलब होता है ना, माई हर्ट इज़ सो फुल फॉर वर्ड्स नहीं होगा। वैसे बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसको जो बोलने का सेंस है ना, वो आपका सेंस क्या निकल रहा है, इसको बोलने का जो पर्टिकुलर सेंस है उसका है माई हर्ट। ठीक है, माई हर्ट इज़ सो फुल दैट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, है ना। इसका जो बेसिकली यूज़ होता है, इसका जो पूरा यूज़ है, सो फुल दैट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इसको एक्चुअली में लिखने का जो पूरा आपका सेंस निकल रहा होता है ना, ये आपको अंडरस्टूड दिखाना होता है इसमें। ये आपका बेसिकली बोलने का एक ये आपका ना एक एक्सप्रेशन करने का पर्टिकुलर सेंटेंस है जो हर कोई ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो आप याद रखें ऐसे सेंटेंसेस में आपका कभी भी यहाँ पर अगर आपको ये पूरी बात, आपको इतना पूरा सेंस लेकर के आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली सो से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको टू रखना पड़ेगा। जब आप टू रख देते हो ना, जैसे अगर आपने यहाँ पर बोल दिया माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स, तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब जो है वो निकल के क्या आएगा कि माई हर्ट इज़ सो फुल फॉर वर्ड्स, सो फुल फॉर वर्ड्स। फिर इसके आगे आपका ये जो दैट वाला कंजंक्शन है वो भी यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों सेंटेंसेस का एक मीनिंग अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं वहाँ पर ओनली टू का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बात को समझ पा रहे हैं। तो माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स, ये आपका बोलने का कोई सेंस बैठता है। देखो कोई भी सेंटेंस क्या होता है बेसिकली, आप मुझे ये बताओ कि जो सेंटेंस होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका कोई एक हम मीनिंग निकाल पाए, है ना। तो मीनिंग अब ऐसे हमने बोल दिया माई हार्ट इज़ सो फुल फॉर वर्ड्स, यानी मेरा दिल भरा पड़ा है शब्दों से, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। तो अगर हमें इसमें अंडरस्टूड करानी है एक मीनिंग को, तो हम यहाँ पर टू का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब क्या निकल के आता है कि माई हार्ट इज़ सो फुल फॉर वर्ड्स दैट आई एम आउट ऑफ वर्ड, यानी मेरा दिल इतना भर गया है कि मैं अपने वर्ड से जो है मैं कोई वर्ड बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसे अगर उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया तो उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम बोलते हैं कि माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स, है ना। तो इस तरीके से आपका यूज़ होता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, जी है ना, चीज़ों को रिलेट किया करो। क्लियर है। अब मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है अपने पास। इट इज़ नॉट सच अ प्रेटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये उतना ज़्यादा प्रेटी प्लेस तो नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ नॉट सच अ प्रेटी प्लेस। ठीक है, अब अगर मुझे इसके बाद थोड़ा सा पहले की बात बतानी कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया क्या नहीं किया, तो वो आपका सिंपल पास्ट में यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट के टाइम में मैंने जाके देखा कि इट इज़ नॉट अ प्रेटी प्लेस। ठीक है, तो उसके लिए जो अपना पीछे का पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो अपना सिंपल पास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट में क्या हो जाना चाहिए, दैट आई हैड, यहाँ पर आपका हैड हट जाएगा, दैट आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इतना सा आपका ये यूज़ हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, बस थोड़ा सा सिंपल पास्ट का आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी परफेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो अपना ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाले ऑप्शन में एरर निकल करके आ जाएगी, हेड हमको हटाना होगा। ठीक है, हटाता हूँ इसको। 44 वाले क्वेश्चन पर आते हैं।
अब देखो 44 में क्या दे रखा है, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ की बात कर रहे होंगे। आपको पता है क्या, एक आपका जो कोई कमेटी है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी भी कमेटी की, अच्छा कमेटी की स्पेलिंग सबको आती है ना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एरर में पूछी गई है। अगर मैं कमेटी की बात करूँ या ज्यूरी की बात करूँ, क्या होता है ना, आपकी ज्यूरी क्या होती है, कमेटी क्या होती है, इनमें कई सारे लोग होते हैं और इनकी तरफ से एक ओपिनियन निकल के आता है या फिर एक डिसीज़न निकल के आता है। अगर वो डिसीज़न कैसा होता है, आपका अनएनिमस होता है, ठीक है, आपका अनएनिमस डिसीज़न होता है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगल, जो आपकी सिंगुलर वर्ब्स होती हैं, सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये ज्यूरी जो है, कमेटी जो है, इनका आपका डिसीज़न, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, आपका एक से मतलब एक से ज़्यादा डिसीज़न आपके आ रहे हों इनकी तरफ से, या फिर एक से ज़्यादा ओपिनियन आ रहे हों, तो ये अनएनिमस नहीं रहता, वो अलग अलग बट जाता है और हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो बात को समझ पा रहे हैं। तो इनके साथ में प्लूरल लगना है, सिंगुलर लगना है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं कि वो मैनेजमेंट कमेटी का क्या उनका डिवाइडेड है, वो इनका जो ओपिनियन है या फिर जो इनकी डिसीज़न है वो डिवाइडेड है या फिर वो अनएनिमस आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आप देखें क्या आ रहा है, द मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि वो डिवाइडेड थी मैनेजमेंट कमेटी। तो डिवाइडेड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्लूरल का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। तो बात को समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नहीं लगती है, वो उनका जो रिज़ल्ट आ रहा होता है, जो ओपिनियन आ रहा होता है, जो डिसीज़न आ रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है लगती है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, कभी भी आपके सामने कमेटी का डिसीज़न की बात हो रही हो, ठीक है, डिसीज़न की बात हो रही हो या ओपिनियन की बात हो रही हो यहाँ पे आपके, या फिर उसका रिज़ल्ट कोई आ रहा हो या फिर कोई उन्होंने कुछ बात सुनाई हुई है, ठीक है, तो उनमें अगर एनानिमस है तो वहाँ पर आप सिंगुलर का यूज़ करेंगे। अगर वहाँ से आपके प्लूरल डिसीज़न आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे डिवाइडेड डिसीज़न आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, हटाता हूँ इसको, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 45वें नंबर पर अपने पास क्या है, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स। ओके, यानी कि स्पीच दिया गया एक मैन को, सो दैट वो क्या करे, अपने थॉट्स को मतलब कि उसे दबा ले, उसके कुछ थॉट्स थे वो उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पाया। अब देखो बेसिकली यहाँ पर ना कंसील आ रहा है, तो कंसील कोई भी वर्ड नहीं होता, कंसील नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो आपकी बेसिकली स्पेलिंग होती है वो होती है कंसील, ठीक है, कंसील होता है ये आपका। तो याद रखना कि आपको ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके सेम, जो प्रोनाउंस तो सेम करते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, जो उनकी और जो उनकी स्पेलिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट निकल के आ रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब है टू हाइड, टू हाइड, या फिर अगर मैं बोलूँ कीप सीक्रेट, ठीक है, कीप सीक्रेट। तो कंसील का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ छुपा लेना या फिर उसको सीक्रेट बना के रखना। तो उसे एक स्पीच दिया गया एक मैन को, सो दैट वो क्या करे, अपने थॉट्स को वहीं के वहीं बरी कर ले, वहीं के वहीं हाइड कर ले अपने अंदर, या फिर उनको सीक्रेट रखे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंसील यूज़ करना है, या आप बिल्कुल स्पेलिंग लिख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। क्लियर है। अब मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से हम अपने। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, और हाँ सेशन कैसा लग रहा है ये ज़रा मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो, कैसा लगा आपको, सारी चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जो भी चीज़ें आपकी, ठीक है। और मैं जब भी बोलता हूँ आपसे हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपको हाँ ज़रूर बोलना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन अगर समझ में आता जा रहा है तो हाँ बोलना है। और हाँ लाइक कर देना अगर समझ में आती हैं चीज़ें, और शेयर कर देना, ठीक है। इससे क्या होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई बच्चों को क्या है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलो भाई इसको हटाता हूँ। अब देखो अपने पास क्या है, माई सिस्टर इज़ मच स्मार्टर दैन मी, ठीक है। अब कभी भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ये आपका क्या है, दैन का यूज़ हो रहा है, यानी कंपैरिजन हो रहा है। तो मेरी सिस्टर जो है, मेरी जो यंगर सिस्टर है वो मुझसे ज़्यादा स्मार्टर है, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। क्लियर है। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दोनों साइड आपके सब्जेक्टिव केस होने चाहिए, तो मतलब क्या होता है, आपका सेम केसेस के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है। अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आ रहा है तो यहाँ पर भी आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, मी नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आई आएगा, ठीक है। क्या होता है आपका आई होता है आपका सब्जेक्टिव केस। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। हटाता हूँ इसको अब मैं। चलो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, सिंपल सी था ये तो आपको आ गया होगा। चलो अब आते हैं अपने 47 वाले क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, दोज शॉर्ट ऑफ पीपल आर ऑलवेज नाइस टू यू ऑन योर फेस, यानी कि आप इस तरीके के जो लोग होते हैं वो तुम्हारे फेस पर तो हमेशा नाइस रहते हैं, यानी कि आपके फेस पर तो आपके सामने क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि बाद में आपके चले जाने के बाद आपकी बुराई कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका बात बोलना चाहता है, और ये सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट ही दिख रहा है मुझे, यहाँ पर कोई इश्यू तो दिख नहीं रहा है। दो शॉर्ट ऑफ पीपल, ठीक है, और ऑलवेज नाइस, ठीक है,
टू यू ऑन योर फेस। ठीक है, करेक्ट है ये आपका सेंटेंस। यहाँ पर हमारी कोई भी एरर निकल करके नहीं आ रही है। ठीक है, तो नो एरर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अपना क्या 48 वाला देखते हैं। शाहजहाँ वॉज एन एयर एट द मुगल थ्रोन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कभी भी आपका क्या बोला जा रहा है, शाहजहाँ वॉज एन एयर, यानी कि आपका ये क्या है, उत्तराधिकारी। एयर क्या होता है आपका, जो उसका राइटफुल ओनर होता है या फिर उसका जो उत्तराधिकारी होता है किसी भी चीज़ का, जो आने वाला आपका किंग होता है, यानी आने वाला जो रूलर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेयर। अब जरा इस एयर को हटाता हूँ, यहाँ पे हाँ एच को प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, नहीं तो कुछ बच्चे क्या बोलते हैं हेयर, ऐसे ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, इसको एयर बोलते हैं, ईयर। ठीक है, तो अब देखो एयर क्या है, वो एट, एयर के साथ कभी भी आपका एट यूज़ नहीं होता प्रपोजिशन। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना और इसको नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, कभी भी आपका एयर के साथ एट का यूज़ नहीं होता। आपका क्या होता है, अगर वो उत्तराधिकारी है तो एयर टू बोलते हैं उसको, है ना, एयर टू। तो यहाँ पर आपका एट का यूज़ नहीं होगा, टू का यूज़ होगा प्रपोजिशन में, यानी कि वो उत्तराधिकारी उस चीज़ के लिए, एट द टू द मुगल थ्रोन, है ना, एट द मुगल थ्रोन नहीं होगा। बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर हो गया। यानी कि अपना जो एरर है ऑप्शन नंबर 2 में एरर जो है निकल के आ रही है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना, एयर के साथ क्या होता है आपका, टू का यूज़ होता है। हटाता हूँ इसको, अपने अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं 49। तो क्या बोल रहा है हमसे 49 में, इवन इफ़ ही वॉज गॉड, इवन इफ़ ही वॉज अ गॉड वुड नॉट ट्रस्ट हिम। यानी कि क्या बात हो रही है, अगर वह भगवान भी होता, यानी कि आपका यहाँ पर एक मूड को शो कर रहा है और ये आपकी इमेजिनेशन को शो कर रहा है, यानी मूड को शो कर रहा है। और अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बोलना चाहूँ तो ये आपसे क्या बोलना चाह रहा है, सब्जंक्टिव, सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब है ये, सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब। चलो अब इसको क्या है, ये शो करना चाह रहा है सेंटेंस में, लेकिन और अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, आपको बेसिकली अगर मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो ये बेसिकली क्या, आपकी इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं शो कर रहा है ना, इमेजिनेशन के बारे में बात हो रही है। और कभी भी आप इमेजिनेशन के बारे में बात करो, सोचो कुछ भी, तो वहाँ पर आपका वॉज नहीं होता, इफ़ ही वर। ठीक है, अगर वह होता, अगर वह भगवान भी होता तब भी मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मतलब कि एक इंसान ने आपको इतना ज़्यादा धोखा दे दिया है कि आप उस पर ये भी, आपने ये भी बोल दिया कि अगर तुम भगवान भी होते ना तो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाता। ठीक है, तो इवन इफ ही वॉज अ गॉड वुड नॉट ट्रस्ट हिम, यहाँ पर आपका कॉमा लगा हुआ है, इसका सेंस आ रहा है यहाँ पर आई वुड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आई लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका होता है। खैर, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वॉज की जगह हम क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। कोई भी देखो हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर मैं पीएम होता, इफ़ आई वर अ पीएम, इफ़ आई वर अ किंग, है ना, तो इस सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसको हटा दो। अपना अगले क्वेश्चन पर आते हैं 50 वाले पर, समझ में आ गया होगा आपको। चलो भाई, 50 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंडियन वुमेन आर गुड इन कुकिंग, यानी कि जो इंडियन वुमेन्स होती हैं वो अच्छी होती हैं कुकिंग करने में। ठीक है भाई, अब इनकी जगह पे आपको पता है क्या यूज़ करना होगा, कभी भी आपका कोई भी आपकी क्वालिटी बताई जाए कि आई एम गुड एट प्लेइंग, यहाँ पे आपका बोल दिया जाए गुड, और यहाँ पे आपका प्रपोजिशन का यूज़ करना हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका बोल दिया जाए प्लेइंग, आपकी कोई भी क्वालिटी बोल दी जाए, प्लेइंग, कुकिंग, ठीक है, स्टडिंग, कुछ भी आपका ऐसे बताया जाए कि मैं अच्छा हूँ कुछ करने में, कुछ काम करने में आप बहुत अच्छे हो, तो उसके साथ क्या होता है, गुड इन का यूज़ नहीं होता, गुड एट का यूज़ होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, गुड एट का यूज़ होता है। क्लियर है, अगर आपसे बोला जाए गुड एट, क्या सेंस में निकले यहाँ पर आपका, एबल टू डू समथिंग वेल। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे सारे लोग, इसे आप नोट डाउन कर लो कि कभी भी आपका गुड का सेंस क्या है, एबल टू डू समथिंग वेल का सेंस आए तो हम वहाँ पे किस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे गुड के साथ। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर गुड एट कुकिंग हो जाएगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ये आपका रिपीट होने के चांसेस हैं। जितने भी आज मैंने आपको ना काफ़ी क्वेश्चन जो है प्रपोजिशन बेस्ड ही उठाए हुए हैं, सो दैट आपको क्या हो, प्रपोजिशन की भी थोड़ी धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहे और आपके जो क्वेश्चन है ना वो इस तरीके के रिपीट होंगे। ठीक है, रिपीट होने के पूरे पूरे भरपूर चांसेस होते हैं इनके रिपीट होने के। क्लियर है, अब इसको हटाता हूँ, जरा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से कि क्या बोल रहा है हमसे। इफ़ आई ओके, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज, ये ना थोड़ा सा आपका इनको ऐसे लिखते हैं, इसको सिस्टर इन लॉ ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, सेंटेंस की टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है ये ऐसे। और फिर टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। ठीक है, अब आप ज़रा बताओ, आपको देख के यहाँ पे एरर पता चल गई होगी, बेसिक नाउन की एरर है कि कभी भी आपको जैसे सिस्टर इन लॉ हो गया तो ये आपकी क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको, कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। क्लियर है,
अब अगर मुझे इसका प्लूरल नाउन बनाना होता है ना, यानी मुझे अगर इसका प्लूरल करना होता है, तो जो इसका बेसिक पार्ट है, जो इसका बिल्कुल मेन पार्ट है, हम वहाँ पे जाके इसका यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपका लॉग क्या यहाँ पर मेन पार्ट है? नहीं, मेन पार्ट है हमारा सिस्टर। तो हम यहाँ पर एस जो है यानी प्लूरल हम किसको बनाएंगे? सिस्टर को बनाएंगे, यानी यहाँ पर हमारा सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, ना कि सिस्टर इन लॉज। क्लियर है? या फिर आपका कह दूँ मैं ब्रदर इन लॉ हो गया, अगर मुझे उसका प्लूरल बनाना होगा तो क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से यूज़ हो रही हैं थी कंपाउंड नाउन में, जो आपका जहाँ से हमारा पूरा सेंस निकलता है उस कंपाउंड नाउन का, जो आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वहाँ पर हम जाके एस को डाल रहे होते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो मैंने अपनी सारी की सारी सिस्टर्स इन लॉ को बुलाया हुआ था अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में। ठीक है? माई सन्स बर्थडे पार्टी। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ईजी सही था आपका ये वाला। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज़ विद सच अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है? तो क्या बात हो रही है? कैंडिडेट जो प्रेजेंट हुए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, शुड मेक यूज़ विद सच अपॉर्चुनिटीज़, मतलब उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसी वो बात करना चाह रहा है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि आपका एक फ्रेजल वर्ब होती है मेक यूज़ ऑफ। ठीक है? तो इसके साथ हम किसका प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे आपकी प्रपोजिशन यूज़ हो गई है ऑफ, और इसके बाद में आपका मेक यूज़ ऑफ कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है? कोई वहाँ पर समबडी हो सकता है, कोई पर्सन, या फिर वहाँ पर कोई चीज़ हो सकती है, जिसे मैं बोल देता हूँ समथिंग। ठीक है? तो समबडी या समथिंग हो सकता है जिसका वो यूज़ कर रहा है। तो मेक यूज़ ऑफ समबडी या समथिंग को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमें किसी चीज़ का यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज़ कर ली है? ऑफ का यूज़ किया है। ठीक है? तो यहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेक यूज़ के साथ आपकी प्रपोजिशन बन रही होती है, वो ऑफ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? शुड मेक यूज़ विद सच अपॉर्चुनिटीज़, मतलब इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है, लेकिन यहाँ पर विद का यूज़ नहीं करना है, इन अपॉर्चुनिटीज़ का। ठीक है? इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ का यूज़ करेंगे। एरर किस में आ गई? हमारी थर्ड वाले ऑप्शन में एरर आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? चलो आगे आता हूँ, अब इसको हटा देते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 53 में? माई ब्रदर्स एबिलिटी ऑफ एक्टिंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट अ वेरी यंग एज, मतलब कि मेरे भाई की जो एबिलिटी है एक्टिंग करने की, उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया था बहुत ही यंग एज में। ठीक है? तो यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताता हूँ। आज मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स जो हैं कवर कराने की कोशिश करी है, जो आपकी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आ जाती है ना कई सेंटेंसेस में, जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में कुछ फिक्स जो आपकी फिक्स प्रपोजिशंस होती हैं ना, उन्हें कराने की कोशिश की है। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आज जितनी भी प्रपोजिशन कवर कराई हैं उन्हें आप नोट ज़रूर कर लेना। ठीक है? खैर, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, एबिलिटी की बात हम जब भी करते हैं ना, एबिलिटी, किसी भी चीज़ की एबिलिटी हो, ठीक है, तो उस एबिलिटी के साथ हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे होते हैं? वो होती है हमारी टू। टू प्लस का V1, आपकी जो भी एबिलिटी है उसके साथ में आपको इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। मतलब कि टू प्लस में आपकी जो भी करने की क्षमता, मतलब आप अगर कुछ करने की एबिलिटी है तो वो एक वर्ब की फॉर्म में होगी, है ना? कोई काम ही तो होगा जो आप करने की एबिलिटी रखते हो, तो वो आपकी वर्ब होगी, और वो वर्ब क्या होगी? टू प्लस V1, यानी इन्फिनेटिव के फॉर्म में आपकी यूज़ हो रही होगी। यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो माई ब्रदर्स एबिलिटी ऑफ एक्टिंग, तो ये आपकी एबिलिटी ऑफ एक्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आप इसे काट देंगे। कितना क्या हो जाएगा आपका? ये एबिलिटी टू एक्ट हो जाएगा। ठीक है? यानी उसकी एबिलिटी एक्टिंग करने की। तो अब कभी भी आपको याद रखना है, एबिलिटी की अगर बात आ जाए तो आपको आगे क्या लगाना होता है? इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है आपका? इन्फिनेटिव आपकी ये फॉर्म होती है टू प्लस V1 वाली। क्लियर है? टू प्लस V1 वाली फॉर्म को हम क्या बोल रहे होते हैं भाई? इन्फिनेटिव बोल रहे होते हैं। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया ना? चलो क्लियर है, तो अब हम फटाफट से अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 54। यहाँ पर हमें दे रखा है कि आई एडमिट दैट आई हैव सम डाउट्स अबाउट योर ऑनेस्टी, यानी कि मुझे डाउट है, मैं ये एडमिट करता हूँ, मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी को लेकर कुछ डाउट्स हैं। ठीक है? तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन हो गया। अब ऐसा ही आपका क्या है? ये डाउट है, तो इन्फॉर्मेशन हो गया, डाउट हो गया, ये क्या होते हैं? आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, आप बता नहीं सकते हो मेरा। अब आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी गई है बात, और वो सेंटेंस में आपने क्लियर कर दी है, तो वहाँ पे आप डाउट को डाउट्स बोल सकते हो। ठीक है? वो आपका सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप रीडिंग करना अपना इंक्रीज़ करो, क्योंकि आप जब आप रीडिंग करोगे तब आपको पता चलेगा डाउट को कहाँ डाउट्स बनता है, उसका फिर सेंस ही चेंज हो जाता है। ये डाउट है आपके मन में कोई बात आई है, और वो जो डाउट्स आते हैं वो आपकी कोई प्रॉब्लम के फॉर्म में होते हैं। आपकी कोई मैथमेटिकल डाउट्स हैं तो उसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो वो प्रॉब्लम में डाउट है। ठीक है? वो आपका प्रॉब्लम्स हो गई, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है? उस केस में आपका डाउट का डाउट्स होता है, और आपका इन्फॉर्मेशन का कभी नहीं बनता है क्या? प्लूरल, क्योंकि ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ये भी आपका जनरली अनकाउंटेबल होता है, तो इनके प्लूरल नहीं बन रहे होते हैं। अगर हमें इनका प्लूरल बनाना भी है तो हम कैसे बोलते हैं? आई हैव सम इन्फॉर्मेशन। ठीक है? या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आई हैव सम पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही हमें क्या बोलेंगे इसको, डाउट्स को? तो हमें अगर डाउट का अगर हमें प्लूरल बोलना है थोड़ा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? आई हैव सम डाउट्स। ओके?
तो हम इस तरीके से इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, सम डाउट्स नहीं आएगा, मतलब सम डाउट आएगा। ठीक है, तो बात को समझ पा रहे हैं, यानी हम डाउट का डाउट्स नहीं करते हैं, उसके साथ उसकी प्लेस पे हम क्या करेंगे, इससे पहले सम का यूज़ कर लेंगे। इससे हम पता चल जाएगा कि मुझे कुछ नंबर ऑफ डाउट्स हैं, एन नंबर ऑफ डाउट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सम डाउट्स की प्लेस पे हमारा ओनली डाउट्स आएगा, डाउट आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहीं पे हम अपने सेशन को रैप अप करेंगे। एंड आई होप कि आज की जो क्लास में क्वेश्चन समझाए गए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड इसके अलावा अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से आपकी क्लासेस को थोड़ा सा आपका लेवल जो है ऊपर जा सकता है अगली वाली क्लास का, और फिर जो आपकी टाइमिंग है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा 30 से हम 40 मिनट्स तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास की जो ड्यूरेशन रहेगी वो अब 30 से 40 मिनट्स की रहेगी, तो उसके लिए आप बी प्रिपेयर। ठीक है, चलो भाई, अब यहीं पर सेशन को मैं ख़त्म करूँगा। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।